क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से राहत मिल सकती है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम अब वॉर से पहले वाले लेवल पर वापस आ गए हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब जैसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर देश एशियाई देशों को 11% तक का डिस्काउंट ऑफर करने को भी तैयार है। चीन, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया जैसे देश अपने यहां रिटेल प्राइस में पहले ही कटौती कर चुके हैं। ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि राहत मिल नहीं पा रही है? क्या कोई तकनीकी पेंच है जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका क्या जस्टिफिकेशन है? आज हम इस पूरे फील्ड के एक्सपर्ट्स लोगों के साथ बैठेंगे, समझेंगे। जितने भी सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के हैं, आज हम उन विषयों पर लेंगे उनकी राय। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट के बाद मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बाद खाड़ी में स्थिरता लौट आई है और हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य हो गई है। इसके असर से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है और सऊदी अरब जैसे बड़े तेल निर्यातक देश एशियाई देशों को भारी डिस्काउंट देने को तैयार हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद बढ़ गई है। क्रूड ऑयल की ये कहानी शुरू होती है फरवरी से। 2 फरवरी को ब्रेंट क्रूड सिर्फ $66 प्रति बैरल पर था, लेकिन 27 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद कीमत $72 पहुंच गई। 6 मार्च को हॉर्मुज बंद होने और ईरानी तेल डिपो पर हमले के बाद दाम $92 के पार चला गया। ये 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी थी। इसके बाद 31 मार्च को हूती लड़ाकों के जंग में शामिल होने से ब्रेंट क्रूड $118 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो मार्च महीने में 51% की रिकॉर्ड उछाल थी। इसके बाद 15 मई को भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन के भीतर 4 बार बढ़ाए गए। तब ब्रेंट क्रूड $109 पर था, लेकिन 29 मई को डील की उम्मीदें बढ़ने से कीमत में 19% की गिरावट आई और दाम $92 पर आ गया। शांति समझौता होते ही और हॉर्मुज दोबारा खुलने की खबर से कीमतें वॉर से पहले वाले स्तर पर लौट आईं और मौजूदा समय में ब्रेंट क्रूड करीब $72.18 प्रति बैरल पर आ चुका है। लेकिन क्रूड सस्ता होने के बावजूद भारत के महानगरों में पेट्रोल डीजल अब भी युद्ध से पहले के मुकाबले महंगा बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 से बढ़कर $102.12 पर पहुंच गया, जबकि डीजल ₹87.67 से बढ़कर $95.20 हो गया। मुंबई में पेट्रोल $111.21 और डीजल ₹98 पर बिक रहा है। वहीं बेंगलुरु में पेट्रोल $111.68 और डीजल $99.56 के स्तर पर पहुंच चुका है। दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को ये राहत पहले ही दे चुके हैं। अमेरिका में 30 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने रिटेलर से तुरंत दाम घटाने की अपील की। साउथ अफ्रीका और यूएई ने 1 जुलाई से सस्ते क्रूड को देखते हुए कीमतें घटा दी। चीन ने 4 जुलाई को पेट्रोल की सीलिंग प्राइस 950 युआन प्रति टन और डीजल की कीमत 915 युआन प्रति टन घटाई है, जो बीते करीब 6 साल की सबसे बड़ी कटौती है। जापान और साउथ कोरिया में सरकार ने टैक्स कटौती और सब्सिडी के जरिए पहले से ही उपभोक्ताओं पर बोझ सीमित कर रखा है। भारत में जुलाई के पहले हफ्ते में प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम 3 से ₹5 प्रति लीटर तक घटा दिए, लेकिन सरकार का कहना है कि सरकारी तेल कंपनियों के दाम घटाने की उम्मीद तभी की जा सकती है जब क्रूड की गिरावट लंबे समय तक टिकी रहे। कुल मिलाकर कहें तो क्रूड सस्ता है, दुनिया के कई देश राहत दे चुके हैं, लेकिन भारत में आम आदमी की जेब पर बोझ अभी भी बरकरार है। सरकार का कहना है कि अगर कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक इसी तरह नीचे बने रहे तो पेट्रोल डीजल सस्ता करने पर विचार किया जा सकता है। यानी राहत की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। आर एस पांडे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं और ऊर्जा मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है पांडे सर आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं एम के सुराना सर, पूर्व सीएमडी हैं HPCL के। बहुत बहुत स्वागत है सुराना सर आपका भी हमारे शो पे। पांडे सर, हर कोई अब सवाल यही पूछ रहा है, सऊदी ने भी बड़े डिस्काउंट का ऐलान किया है, 26 सालों में पहली बार इतना डिस्काउंट आया है वहाँ से भी, और हर कोई अब ओवरऑल यही पूछ रहा है कि कच्चा तेल 40% के आसपास से टूट चुका है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही टूट चुका है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। क्या ये राहत पेट्रोल डीजल के दामों तक नहीं आ जानी चाहिए थी सर?
देखिए, एक साधारण तरीके से समझें तो ये बात सही है कि दाम क्रूड के कम हुए हैं तो यहाँ भी कम होना चाहिए। लेकिन वो दिन याद कीजिए जब फरवरी के लास्ट में ये हॉर्मुज का संकट आया और दाम अचानक से बढ़ गए। अचानक से दाम बढ़ गए, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, भारत में नहीं बढ़ा। कुछ दिनों बाद एक्साइज ड्यूटी कम करके सरकार ने जनता पर बोझ बढ़ने नहीं दिया, लेकिन जो बोझ था वो अपने ऊपर ले लिया। फिर जब और काफ़ी लंबा चलने लगा ये हॉर्मुज का क्लोज़र, तो सरकार ने धीरे धीरे करके थोड़े दाम ज़रूर बढ़ाए। उस समय अपने देश के आसपास के देशों का हाल देखें तो काफ़ी 50%, 60% इन्होंने बढ़ा दिए थे रिटेल के दाम, लेकिन भारत ने उतने नहीं बढ़ाए। अब जब दाम कम हुए हैं क्रूड के, तो सरकार ने जिसको मार्केट रेगुलेट किया था, जैसे कमर्शियल एलपीजी, उसके दाम काफ़ी बढ़े थे, उसके दाम घट भी गए। अभी मार्केट के हिसाब से कमर्शियल एलपीजी चल रहा है, लेकिन डोमेस्टिक एलपीजी में भी थोड़ी बढ़ोतरी करी थी, उतनी नहीं करी थी जितने होने चाहिए थे। बाकी दुनिया के देशों ने उतने बढ़ा दिए थे। तो स्थिति ये है कि जनता को उस समय काफ़ी रिलीफ मिला, अब उतना रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने ये तय किया कि हमें कंपनियों को भी देखना है और जनता को देखना है। एक समय था जब जनता पर मार्केट प्राइस का बोझ बढ़ जाता तो बहुत मुश्किल के हालात हो जाते, वो नहीं किया। उसके पहले भी आप देखें, हॉर्मुज के पहले 4 साल से पेट्रोल के दाम करीब करीब बराबर थे, ना बढ़े थे ना घटे थे, क्रूड के दाम बढ़ते घटते रहते थे। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत ने बैलेंस इंटरेस्ट किया, जनता का भी और अपनी कंपनियों का भी। अभी भी घाटा की भरपाई नहीं हुई है। पेट्रोलियम मिनिस्टर का स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले आया था, और उस हिसाब से आप देखें तो जो घाटा 6 महीने में हुआ, खास करके पिछले 3 महीने में हुआ, उसकी भरपाई थोड़ी बहुत करनी ज़रूरी है। और एक और बात है, ये जो संकट है, ये अभी क्या होगा 17 अगस्त के बाद, ये आप नहीं कह सकते। ये 60 दिन का विंडो मिला है, 60 दिन के बाद क्या होगा, ये अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो या तो आप डीरेगुलेट कर दें पूरी तरह, जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो ये बढ़ जाना चाहिए, जब क्रूड के दाम घटते हैं तो ये घट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ रणनीति ये है कि हमारे जैसे देश में ये पूरी तरह से डीरेगुलेट करके और कंपनियों पर छोड़ देना, ये शायद हमारे इंटरेस्ट में ना हो। और ये गल्फ के क्राइसिस में ये बात स्पष्ट हो गई कि आसपास के देश जितना सफ़र किए, हमने उतना सफ़र नहीं किया। ये हॉर्मुज का संकट तो बहुत बड़ा संकट था, इतना संकट तो कभी आया ही नहीं था। लेकिन इसमें सरकार ने ये सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला किया। थोड़े 2-3 महीने के बाद थोड़ा सा और मैं और डिटेल में आपसे समझूंगा इस पूरे मसले को। सर, आपने बड़े अच्छे से विस्तार से बताया। मैं सुराना सर आपके पास आऊँगा। सुराना सर, ये बार बार कहा जाता है कि ठीक है, पिछले 2-4-5 महीनों में जो संकट आया है, जैसा सर ने बताया, अभी फरवरी के बाद जो शुरू हुआ, उसका दबाव तो भारतीय कंपनियों पर आया। लेकिन ये भी कहा जाता रहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 और 24-25 IOCL हो, BPCL हो, HPCL हो, संयुक्त रूप से सारा पुराना घाटा पाट चुकी थी कंपनियां। तो ये क्या इतना बड़ा घाटा हुआ है सर इस बीच में कि हम उस लेवल पर आ ही नहीं पा रहे हैं? और अभी भी क्या उस घाटे की भरपाई जारी रहेगी? क्या इतना बड़ा घाटा है सर? और अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर देखें तो कब तक उस घाटे की भरपाई हो पाएगी, ताकि आम आदमी उम्मीद कर सके कि उसके हिस्से भी कुछ अब राहत आए? जैसा कि पांडे साहब ने एक विस्तार से आपको बताया कि आज की स्थिति को सरकार ने किस तरीके से हैंडल किया, जबकि आसपास के हमारे सभी देशों में कहीं प्राइस बढ़ाई गई, कहीं राशनिंग की गई, लेकिन इंडिया में इस तरीके से कोई बात नहीं हुई। लोगों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी मिलता भी रहा और दामों में भी बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाऊं कि जब रशिया वाला प्रॉब्लम चालू हुआ था, तब भी क्रूड की प्राइस बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उस समय भी प्राइस नहीं बढ़ाए गए थे इंडिया में, और उसका जो घाटा हुआ था फिर बाद में प्राइस ना घटा के उसको पूरा किया गया था।
एक दूसरी चीज जो है, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को एक अच्छे टूल की तरह यूज किया है कि जब भाव घटते हैं तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं, और जब भाव बढ़ते हैं तो एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं, ताकि ऑयल कंपनीज को अनड्यू एडवांटेज ना हो, एट द सेम टाइम कस्टमर को भी बहुत भार न पड़े। आज की तारीख में यदि आप देखें तो पिछले 3 या 4 महीने से अंडर रिकवरीज काफी हैं। वो यदि आप थोड़े दिन पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर की जो प्रेस ब्रीफिंग आपने देखी होगी, तो उसका जो अंदाजा आपको एक आया होगा, एक एक टाइम पर कभी कभी ये 500 से 1000 करोड़ रुपए पर दिन की अंडर रिकवरी थी। यदि आप एलपीजी की बात करें तो यदि इंटरनेशनल प्राइस पे चले तो एक सिलेंडर की कीमत 1600 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, जबकि हमें तो 942 रुपए में मिल रहा है, और प्रतिदिन आप 55 लाख सिलेंडर या 60 लाख सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो अंडर रिकवरी या लॉसेस की जो हम बात करते हैं ऑयल कंपनीज के, इनके वॉल्यूम को यदि कंसिडर करें तो ये कम नहीं होता है। आज की स्थिति में आप 4 महीने तक इस अंडर रिकवरी को झेला है इन लोगों ने। सेकंड, जब प्राइस बढ़ी भी 7.5 या 8 रुपया, वो 2 महीने की प्राइस इंक्रीज के बाद बढ़ी, तो 2 महीने की जो अंडर रिकवरी थी वो तो सरकारी कंपनियों के पास इकट्ठी हो ही गई। तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से उसकी भरपाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यदि हम ऑयल कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि इन कंपनीज की माली हालत ठीक रहे, ताकि ये अपने आप बराबर काम करते रहें, और इनकी जो एक्सपेंशन और कैपेक्स के लिए जो पैसा चाहिए वो भी इन्हें मिलता रहे। लेकिन एक दूसरी बात और भी देखने लायक है कि आज की तारीख में आप जो क्रूड प्रोसेस कर रहे हैं वो आज नहीं खरीदा गया है, ओके। वो 2 महीने पहले खरीदा गया है, जबकि उसकी प्राइस ज्यादा थी। आज की तारीख में यदि प्राइस $70 हो भी गई तो ऐसा नहीं कि आज की क्रूड जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो $70 पे कर रहे हैं। तीसरा चीज है कि एक एक्सचेंज रेट का है, अभी डॉलर का रेट जो है वो अभी भी 95 के करीब है। और चौथी चीज जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की प्राइस जरूर नीचे आई है, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस काफी स्ट्रांग है। यदि आप प्रोडक्ट ट्रैक्स देखें तो वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं इंडिया की, जो रोलिंग बेसिस पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट सप्लाई के ऊपर बैठती है। तो मेरे ख्याल से एक सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के अगेंस्ट ये कोशिश की कि एक आम आदमी के ऊपर, इंस्पाइट ऑफ इतना बड़ा जो क्राइसिस, जैसे पांडे साहब ने बताया, जैसा सभी जानते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस थी, और उसको काफी अच्छी तरीके से सरकार ने इसको नेविगेट किया है, जिसमें माल की भी किल्लत नहीं हुई और भाव भी नहीं बढ़े। लेकिन इसका खामियाजा सरकार ने 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी करके झेला है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से झेला है, और उसका थोड़ा सा उनको भरपाई करनी ही होगी। तो हमें वो थोड़ा भरपाई का एक दौर जो है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अब ये समझेंगे, अभी तक हमने आप दोनों से ये समझने की कोशिश की कि घाटा एक्चुअल में कितना था और कितना उसको समय लगा उस घाटे को पाटने में। लेकिन अभी जो डेटा आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हफ्तों में हम अंडर रिकवरी से मुनाफे के सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं। ख़ासतौर से जुलाई के शुरुआती दिनों में अगर हम देखें तो वो मुनाफे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो क्या अभी ये मुनाफा काटना जारी रखेंगी कंपनियां, या इसका फ़ायदा ग्राहक को देने की स्थिति में है? इसका आकलन भी करना होगा, ताकि हम ये समझ पाएं कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो कितने समय के बाद होंगे, कितनी उम्मीद की जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पांडे सर, जून तिमाही का अगर नुकसान देखें अंडर रिकवरीज का, और उसको अगर पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर में अगर हम बांट दें तो प्रति लीटर के हिसाब से लगभग 6 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा था। डीजल में लगभग 19 रुपये प्रति लीटर का घाटा, और सिलेंडर में 700 रुपये प्रति लीटर का घाटा। ये जून तिमाही का है अंडर रिकवरी का। लेकिन अब वर्तमान स्थिति के जो हम आंकड़े देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 6 रुपये प्रति लीटर के घाटे के सापेक्ष अब 10 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से डीजल में हालांकि अभी मुनाफा अभी उतना रिकवर नहीं हो पाया है, 19 रुपये का घाटा हो रहा था, अभी 10 रुपये प्रति लीटर के मुनाफे पर हम आए हैं। सिलेंडर में 700 रुपये का घाटा हो रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस घटने से घाटा 200 से 250 रुपये कम होने की उम्मीद है। तो पेट्रोल में तो सीधा सीधा लग रहा है सर कि नुकसान से ज़्यादा अब हम फायदे की परिस्थिति में आ गए हैं। तो क्या ये परिस्थिति भी अभी आश्वस्त नहीं कर रही है सर कि आम आदमी को इसकी राहत मिल पाएगी, या अभी वेट करना पड़ेगा सर? देखिए, अभी
जितना घाटा हो चुका है उतने की भरपाई अभी नहीं हुई है। ओके। हाँ, अब अंडर रिकवरी नहीं है, अब थोड़ा पॉजिटिव में जाना शुरू हो गया है, ये बात सही है, लेकिन भरपाई अभी नहीं हुई है। दूसरी बात, अनसर्टेनिटी अभी काफ़ी है। अभी भी जो इंश्योरेंस प्रीमियम लेते थे, जो वार प्रीमियम लेते थे, जो ट्रैफिक वाले, जो शिप वाले लेते थे, अभी वो जारी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है 60 दिन के बाद क्या होगा। ये 17 अगस्त को मेरा ख्याल है ख़त्म हो रहा है 60 दिन, और अभी ही पोस्चरिंग शुरू है। अमेरिका कह रहा है कि टोल वसूलने नहीं देंगे, ईरान कह रहा है कि हम टोल वसूलेंगे, ओमान भी उसमें आ गया है। अब ये दोनों वसूलेंगे या एक वसूलेगा, कितना वसूलेगा, ये अभी अनसर्टेनिटी है। और इस अनसर्टेनिटी के चलते अभी काफ़ी जहाज, ये कहना कि हॉर्मुज बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, ये सही नहीं है। आप वार के पहले की स्थिति देखें और अभी की स्थिति देखें तो अभी भी पूरा ट्रैफिक जो है वो रिज्यूम नहीं हुआ है। और हम तो आधा इंपोर्ट उधर से करते थे क्रूड का, और 90% एलपीजी का इंपोर्ट उधर से करते थे, तो हम हॉर्मुज पर बहुत आश्रित हैं। और इतने दिन जो सरकार ने मैनेज किया 40 देशों से डाइवर्सिफाई करके और लंबे रास्ते से लेके, तो उसमें खर्चा काफ़ी बढ़ा। इसलिए ऑयल कंपनियों का जो घाटा है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जितना कहा वो अभी 2-4-10 दिन के थोड़ा पॉजिटिव होने से कैसे भरपाई हो जाएगी। इसलिए अभी सरकार का कहना है कि हमने जितना बर्डन जनता को मार्केट के हिसाब से पड़ना चाहिए था उतना नहीं दिया। अभी तुरंत मार्केट रेजीम में मत जाइए, थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए। अगर भरपाई हो गई और हमारा ये रहा कि हम ठीक ठाक से चलते रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अगर ठीक से हो गया तो ज़रूर सरकार कम करेगी। सरकार तो जनता का हित हमेशा ध्यान में रखती है और साथ साथ ऑयल कंपनियों का भी हित में ध्यान में रखती है। पिछले जो ये 100 दिन 110 दिन की बात है, इसमें ऑयल कंपनियों का हित उतना ध्यान में नहीं रखा गया, लेकिन अब तो उनका भी ख्याल जरूर करना होगा, ये जनता का और ऑयल कंपनियों का। साथ साथ हमारे देश में कंप्लीट डीरेगुलेशन, पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, 2003 में एक्सपेरिमेंट हुए थे, 2010 के आसपास एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन ये चल नहीं पाएगा। और अब लगता है जो एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ है ये हॉर्मुज क्राइसिस में, कि ये सही है, सरकार ने अपने पास वो लीवर रखा है कि हम क्या करें, ये अच्छी बात है। और थोड़े दिन इंतजार करिए, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो इसका बेनिफिट जनता को जरूर मिलेगा। एब्सोल्युटली सर। और ये बार बार इसीलिए कहा भी जा रहा है कि जो संकट के समय का जो हिसाब से अगर हम देखें, अप्रैल जून की तिमाही में जब ब्रेंट क्रूड जब 114 से ऊपर के आसपास चल रहा था लगातार, उस वक्त IOCL, BPCL, HPCL वो एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर रही थी कंपनीज। और अगर उस समय मार्केट के हिसाब से दाम तय होते तो पेट्रोल 135 के आसपास बिक रहा होता, डीजल 120 के आसपास बिक रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग तर्क जो है ये कंपनीज के पक्ष में जाता है। अब एक सामान्य आदमी एक सवाल पूछता है, और सुराना सर इसको आप बेहतर तरीके से बताएंगे। हर व्यक्ति के जनमानस में सवाल आता है कि भाई प्राइवेट कंपनीज कैसे कर रही हैं, फिर नायरा एनर्जी ने कर दिया, रिलायंस जैसी एनर्जी ने दाम घटा दिए, वहाँ पर कैसे हुआ, क्या अंतर होता है? प्राइवेट कंपनियों का कोई सोशल बर्डन तो नहीं होता है? तो किस तरह से सर एक आम आदमी समझे इस चीज़ को ताकि वो फर्क समझ पाए? देखिए, यदि भारत में देखें तो 90% जो भी मार्केट है वो सरकारी कंपनियां ही हैंडल करती है। करीब 10% वॉल्यूम जो है वो प्राइवेट कंपनियां हैंडल करती है। रिलायंस, नियारा या शेल के थोड़े आउटलेट्स हैं वो करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक प्राइवेट कंपनी का अपना एक पैराडाइम रहता है जिसमें वो एक कमर्शियल एंगल पे चलते हैं। उनका सोशल जो एक नरेशन रहता है वो सरकारी कंपनी से थोड़ा अलग होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी भाव बढ़ जाते हैं और मतलब क्रूड के भाव बढ़ जाते हैं और पंप प्राइस नहीं बढ़ती है पेट्रोल डीजल की इंडिया में डोमेस्टिक प्राइसेस, तो बहुत सी बार वो अपने पेट्रोल पंप से सप्लाई करना बंद कर देते हैं। और वही पहले भी हुआ, वही अभी भी हुआ। और उस केस में जबकि सरकारी कंपनियां तो ऐसा नहीं करती है, वो कंटिन्यू करते हैं सप्लाई करना। कुछ लोग थोड़ा भाव बढ़ा देते हैं, जैसे इस बार नेहारा ने किया था कि 5 रुपया 3 रुपया बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी सप्लाई नहीं की थी। उसका दो नतीजे होते हैं। एक तो ये कि जो घाटा सरकारी कंपनियों को
भाव से कम में, मतलब कॉस्ट से कम में बेचकर जो होता है वो उन्हें नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो वॉल्यूम वो हैंडल करते रहते हैं नॉर्मल टाइम पे, वो सब भी सरकारी कंपनी को शिफ्ट हो जाता है। तो 10% का जो एडिशनल लॉस है वो भी सरकारी कंपनी को होने लगता है। अब जब भाव कम हो गए उसके बाद जो, मान लीजिए नियारा ने 5 रुपए बढ़ाए थे, उन्होंने वापस कम कर लिए, लेकिन उन्होंने जब भाव बढ़े हुए थे तब उसको बेचा ही नहीं। तो ये कहना कि प्राइवेट कंपनी कर पा रही है, ये तर्क ही गलत है। प्राइवेट कंपनी बेच ही नहीं रही है उस केस में, वो उस लॉस की हिस्सेदारी ही नहीं है। तो इसलिए हमको ये चीज अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी, और साधारण जनता को भी ये समझनी चाहिए कि जब संकट है, भले ही वो फ्लड हो, बाढ़ हो, लॉकडाउन हो, या आज की तारीख में जब वेस्ट इंडिया क्राइसिस हो, यदि इंडिया में आप सब लोगों को, यदि आपके घर में किचन में सिलेंडर आ पा रहा है या पेट्रोल मिल पा रहा है, तो उसमें सरकारी कंपनियों का एक काफी हाथ है। ठीक है सर। और एक सरकार के छोटा सा मार्गदर्शन तर्क में सर समझ भावों गया, को बराबर मैनेज किया जा रहा है। राइट सर, एक छोटा सा तर्क जो काउंटर पे किया जाता है, सुराना सर आप इसे पूछ रहा हूँ, बार बार ये कहा जाता है कि ठीक है आप 75,000 करोड़ रुपए का घाटे का आप बार बार हवाला देते हैं और उसको पाटने की कोशिश हो रही है और होनी भी चाहिए। अंडर रिकवरी अभी पॉजिटिव में आई है, जो मुनाफा भी हो रहा है वो पूरा घाटा उसको पाटने में किया जा रहा है। लेकिन फिर सवाल ये भी आते हैं कि जो मैंने शुरुआत में पूछा था, 2023-24, 24-25 में इन्हीं तीनों सरकारी कंपनियों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ऐतिहासिक शुद्ध मुनाफा कमाया था, नेट प्रॉफिट। उस समय कोई राहत नहीं दी गई। तो ये कहा जाता है कि जिस समय कंपनीज प्रॉफिट में होती हैं उस समय तो शेयर नहीं किया जाता है, जब संकट होता है वो जरूर आप पास ऑन कर देते हैं, आम आदमी पर डाल देते हैं। तो ये इस तर्क का आप क्या जवाब देंगे सर? लेकिन आप उसके पहले वाले सालों में जाइए, किसी साल में सरकारी कंपनी ने बहुत, मतलब बरसों में कभी, सरकारी जो ऑयल कंपनी वो कभी लॉस नहीं करती, प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था लॉकडाउन में उनको नुकसान हुआ था, नेगेटिव में था। तो ये जो बात है, चूंकि हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर टू ईयर चलती है, तो उसमें आपको किसी क्वार्टर में फायदा दिखेगा, किसी क्वार्टर में नुकसान दिखेगा, किसी क्वार्टर में कम फायदा दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। लेकिन यदि आप एक लॉन्गर टर्म में देखते हैं तो जो कंपनीज की जो एक फाइनेंशियल हेल्थ रहती है, उसके लिए आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको उसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको उसके लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट चाहिए, आपको उसके लिए एक्यूमुलेटेड रिजर्व चाहिए। तभी तो आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा पाएंगे। यदि आज आपको एक रिफाइनरी लगानी हो तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा लगता है। यदि आपको, यस सर, आपके पॉइंट नोट कर लिए, आपको वो चीज ध्यान रखनी होगी। करेक्ट सर, आपके पॉइंट नोट कर लिए। इसको फायदा लेना चाहते हैं तो यस सर, सॉरी सर मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। जाते जाते बहुत क्विकली पांडे सर, ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, आप सरकार एक काम तो कर सकती है, आप अध्यादेश ला करके अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए। तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर 1 रुपए का असर भी नहीं पड़ेगा। उनको जो आज की डेट में 10 रुपए का दैनिक मुनाफा हो रहा है वो भी सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैलेंस शीट भी सही रहेगी और 5 रुपए के आसपास का मुनाफा आम आदमी को राहत के रूप में मिल जाएगा। तो ये तो कर सकती है ना, केंद्रीय करों में एक्साइज ड्यूटी में कटौती है तो सरकार कर सकती है। क्या ये गुंजाइश है पांडे सर, संक्षेप में? गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन सरकार को अपने खर्चे का भी ख्याल करना है, अपनी आमदनी का भी ख्याल करना है, ओवरऑल गवर्नमेंट का जो हेल्थ है उसको भी ठीक रखना है, कंपनियों का हेल्थ भी ठीक रखना है, और सबसे ज़रूरी जनता का हेल्थ ठीक रखना है। ये तीनों की बैलेंसिंग एक्सरसाइज हमेशा होती रहती है। और उसी के तहत जैसा आपने खुद कहा कि 120-130 रुपये पर बिकता पेट्रोल और डीजल जो नहीं बिका, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। सरकार ने अपने ऊपर बोझ ले लिया 10 रुपया कम करके, और भी कम कर सकती थी लेकिन सरकार का बोझ बढ़ जाता। तो ये देखा गया कि जो हॉर्मुज का संकट कितने दिन तक चलता है। सरकार 1-1.5 महीना चुप रही, फिर लगा कि कुछ बढ़ाना चाहिए, जनता पर भी बोझ देना चाहिए, तो जनता पर बोझ आया। अब वो थम गया है, अब फिर अनसर्टेनिटी है, फिर पता नहीं आगे क्या होगा 17 अगस्त के बाद। अनसर्टेनिटीज हैं अभी, बिल्कुल सर। सॉरी मेरे पास समय इतना था इसलिए मैंने आप दोनों को इंटरप्ट किया, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आज के लिए समय इतना था। बहुत सारे इंसाइट्स आप दोनों ने दिए और बहुत सारे मुद्दों पर अपनी रोशनी दी, अपने विश्लेषण दिया। दर्शकों के काम ये जानकारी जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, सुराना सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।